हेलो वेलकम हियर। सो इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। इससे पहले जो पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हो तो ये आप तभी फॉलो करना जब आप पहले के दोनों पार्ट देख चुके हो, क्योंकि इसके अंदर हमने पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट की बेसिक के बारे में डिस्कस किया है कि कौन से एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, क्या क्या उनके पास प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट को एक्ट करने के लिए, फिर हम किस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट को लर्न कर सकते हैं उसकी भी मैंने वहाँ पर ट्रिक डिस्कस किया है। एंड आल्सो क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल उनका एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलर्ड कंपाउंड, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिस्कस नहीं की थी, वो अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक हमारी कौन सी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर हमने जो है सब्सटेंस को दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है। वैसे तो हमारे और भी होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, बट यहाँ पर हमारे को दो के बारे में डिस्कस करना है। कौन कौन से, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक ये पूरा एक साथ दिया, ठीक है, एंड डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक सब्सटेंस ए है। तो वो अब ये जो सब्सटेंस है अगर ये इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसे अब यहाँ पे डायमैग्नेटिक में जस्ट इसका अपोजिट, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर और सब्सटेंस बी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो वो सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते वो हमारे क्या हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक, और जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो आप जब इससे पढ़ रहे हो तो मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं हर वीडियो में मोस्टली बोलती हूँ कि आप जब पढ़ रहे हो तो पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ो ताकि साथ साथ चीज़ें आपको लर्न होती जाएँ, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने के लिए सब्सटेंस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसके पास क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर सब्सटेंस के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर सकता है। अगर उसके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव नहीं करते, वो कैसे बिहेव करते हैं, डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, नो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर। तो नो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपको बता देती हूँ। तो ये हमारी एक कन्फिग्रेशन, हम यहाँ पे कुछ भी लिख लो आप, 3d2 एंड 4h2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अनपेयर हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेंगे। लेकिन डायमैग्नेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं कैसे हैं, पेयर में हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या है। अब हमारा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जो शो कर रहे हैं, इसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट को, यानी कि अगर सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो वो क्या शो कर रहा है, उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है कि हम मैग्नेटिक करैक्टर को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को मैग्नेटिक मोमेंट में एक्सप्रेस करते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्सप्रेस इन, तो ये डिफरेंट तरीके से ऑप्शंस में आ सकता है। तो ये हमारा क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में BM भी लिखते हैं। अब ये जो बोर मैग्नेट्रॉन है इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। 1 बोर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू E/4πmc, ठीक है। E यहाँ पर क्या है, इसे नोट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। H तो आपको पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट, 4π, एंड M यहाँ पर हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे पास C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि हम मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किस में एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट में। और ये बोर मैग्नेट्रॉन हमारा क्या है, इसको मैग्नेटिक मोमेंट को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन में, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की एक तरीके से ये ऐसा यूनिट हो गई। और बोर मैग्नेट्रॉन है क्या, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक कितना करैक्टर है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है।
तो उसे हम कैसे फॉर्मूले से मेज़र कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को मेज़र करने के लिए यहाँ पर देखो फॉर्मूला है कि जैसे ये एटम है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन दो तरीके के मोशन को शो करता है। एक तो ऑर्बिटल मोशन शो करता है इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, और एक क्या करता है, अपनी ही उस पर जिस भी ऑर्बिटल के अंदर ये प्रेजेंट है वहाँ पर स्पिन मोशन भी शो करता है, सिमिलरली लाइक ए प्लैनेट्स, है ना। तो यहाँ पर इसको बोर मैग्नेट्रॉन में जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन दो तरीके के मोशन को शो कर रहा है, एक स्पिन और एक ऑर्बिटल, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से S प्लस L। S क्या है, उसका जो स्पिन की हेल्प से जो मैग्नेटिक मोमेंट आया, और ये ऑर्बिटल के अराउंड से जो मैग्नेटिक मोमेंट आया। तो इसका पूरा फॉर्मूला है देखो 4S S प्लस 1 प्लस L प्लस 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसे लर्न करना है कि हमारा बोर मैग्नेट्रॉन है, इसे हम इससे वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा क्या है, स्पिन की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन ने मोशन किया और मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट किया होगा, और यहाँ पर ऑर्बिटल की हेल्प से। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। पर जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, स्पिन मोशन को शो, मतलब स्पिन की हेल्प से उनका मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। ऑर्बिटल की हेल्प से जो वो मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट करते हैं वो बहुत ही लो अमाउंट में होता है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। तो स्पिन कंट्रीब्यूशन वहाँ पर सिग्निफिकेंट होता है, सारे में नहीं, बस मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे और कैसे लिख सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, इस तरीके से 4S S प्लस 1। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को अगर हमें और तरीके से लिखना हो कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे को इसे कैलकुलेट करना हो, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, N प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, आई थिंक विजिबल है, हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे आपको यहाँ पे पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 प्लस 2, और ये इसे सॉल्व करना है, तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल करके, ताकि आपको इजी हो जाए ये चीज़, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 3D3 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो 3D3 यहाँ पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अपना वही वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, ये है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे आपको बस N की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसे जब आप सॉल्व कर लोगे पूरा, तो ये आपका जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ पे वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। आपको यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे 3 है, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आता है, 3.87। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक तो नहीं, आप इसे बहुत ही सिंपली इससे समझ भी जाओगे कि जैसे यहाँ पे देखो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये जो वैल्यूज निकल के आएंगी ना, ये सिमिलर होंगी। जैसे यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे पहली वैल्यू 3 से ही स्टार्ट होगी। इसके अलावा और मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ, जैसे कि 3D2 है, तो 3D2 के अंदर जब हम इस तरीके से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या निकल के आती है, 2.84। तो यहाँ पे देखो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर भी 2 से ही वैल्यू निकल के आ रही है। तो इस तरीके से भी अगर आपके ऑप्शन के अंदर 1 5 6 8 ऐसे दे रखा है और 2 एक ऑप्शन दे रखा है, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, 2 से ही स्टार्ट हो रही होगी। चलो, तो यहाँ तक का ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आपकी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाली बात क्लियर हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट है क्या, उसे किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उसे निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ख़त्म होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें आज जो डिस्कस करनी है दैट इज़ कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो इससे पहले की प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, देखो कैटालिटिक यानी कि कैटलिस्ट। तो हमारे मोस्ट ऑफ द जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं हमारे, अगर आप जनरली लिखो तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। निकल हो गया, जैसे हमारा प्लेटिनम है, क्रोमियम है, ये सारे आयरन है, तो ये सारे हमारे एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, उन्हें नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आ जाता है कि की प्रोसेस के अंदर हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होती हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, अपना निकल यूज़ करते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस जिसके अंदर हम
ऑयल या फिर घी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये ध्यान रखना, ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग, घी की मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, और जनेशन यानी कि एडिशन। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे होते हैं उसके अंदर हम निकल को ऐसे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी हमारा निकल ऐसे कैटलिस्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हम जो है H2SO4 को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम H2SO4 को प्रिपेयर करते हैं, तो वो हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और इसके अंदर हम अपना कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, प्लेटिनम। तो इसे आपको ध्यान रखना है, प्लेटिनम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारा नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3। ये जो हम जिस प्रोसेस से फॉर्म करते हैं वो हमारा क्या है, ओस्टबर्ग प्रोसेस। इसे नोट कर लेना सारे। और यहाँ पर भी हमारा जो कैटलिस्ट है वो क्या है, प्लेटिनम है। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया, ये सारे बेसिक हैं जो कि आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, मेडिकल एग्जाम्स के अंदर, वो ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमारा अमोनिया है, तो अमोनिया को हम कौन से वाले प्रोसेस से जनरेट करते हैं, हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, नाम है, अच्छे खासे नाम है, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं। हैबर्स प्रोसेस है, और इसके लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन, यानी कि इस तरीके से पीसेस में होती है आयरन, तो आयरन हम Fe यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, और तो आपको यहाँ पर इतने ही मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा तो ऐसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, पर और हैं तो बहुत सारे, पर आप यहाँ पर इससे शॉर्ट, मतलब सारे तो मैं नहीं आपको पढ़ा सकती, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको बता दिए। तो एक और मुझे याद आ गया, TiCl4। तो TiCl4 हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हम पॉलीथीन की फॉर्मेशन करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जब हम बनाते हैं तब हम जो है अपना इसको TiCl4 को यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। अब हम क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को तो हम जनरली नहीं यूज़ करते, पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम्स के अंदर। तो इसके रीजंस हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसे लिख लो पूरा, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इन्हें एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद क्योंकि इनके पास एबिलिटी है टू शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, इन्हें एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रीजंस हो जाएंगे। अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये भी हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक एलिमेंट की एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी है कि ये हमारे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर जितने भी आपने कॉम्प्लेक्स देखे होंगे, जनरली वो हमारे कॉम्प्लेक्स किसके होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। जो सेंट्रल एटम होता है वहाँ पर, तो वो हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो जैसे आपने देखा होगा आयरन वगैरह के, टाइटेनियम, सो ऑन, बहुत सारे हैं, है ना। तो इससे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर हमारा कैसे होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं वहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। आई नो आपको इसका आइडिया होगा, आई थिंक, है ना, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम है, तो यहाँ पर क्या, किससे बॉन्ड बनाता है, लिगेंड से। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन से होते हैं, जिसके अंदर ये जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं वो एक जना देता है, और मेटल क्या करती है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। तो लिगेंड क्या होते हैं यहाँ पर, जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि सेंट्रल एटम को डोनेट करती है। तो लिगेंड और मेटल के बीच में ये जो बॉन्ड है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही बॉन्ड पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन, ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिगेंड वाली बात मैंने आपको क्लियर करा दी। तो आप इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि हमारा मोस्ट कॉमन है आयरन का, है ना, ये है। तो ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। इसके अलावा सो ऑन काफ़ी सारे हैं, कॉपर, अमोनिया, 4 ट्वाइस, ये आपने पढ़े भी होंगे। तो ये सारे आप एग्जाम्पल एक तरीके से लिख सकते हो, अगर आपको शॉर्ट नोट आता है कि शॉर्ट नोट लिखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे। ठीक है, इसके बाद अब ये क्यों हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं, इसके भी कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न, क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो एक रीज़न ये लिख लो। इसके बाद सेकेंड, इनका हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो ये जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, उसे आपको नोट करते जाना है अपनी कॉपी के अंदर। थर्ड, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं।
ये सारे आप रीजंस यहाँ पर लिख लोगे। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपनी इन वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अकोमोडेट कर लेगा। तो यहाँ तक आपका ये वाला टॉपिक हो गया है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते हो। आइदर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप वैसे ही नॉर्मल अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो। तो ये सारी हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट है प्रॉपर्टी आई थिंक ये, इसके अलावा एक और है। तो यहाँ पर अब हमारे को कौन सी डिस्कस करनी है, इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड्स पे तो शॉर्ट नोट लिखने को जनरली आ ही जाता है। आप बोलोगे कि मैं सारे ही बोल रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है और आप 12th क्लास के अंदर हो, तो 12th क्लास के अंदर कोई भी टॉपिक को स्किप करना तो इस जस्ट वेस्ट, मतलब आप अपने मार्क्स को लूज़ कर रहे हो। तो कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते हो वहाँ पर। चलो, तो इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड हमारे कौन से होते हैं कि वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर जैसे ये छोटे छोटे एटम, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ये सारे एटम ट्रैप्ड हो जाते हैं इनसाइड द क्रिस्टल ऑफ मेटल लैटिस। यानी कि जैसे ये मेरे पास एक मेटल है, इसका ये पूरा एक लैटिस होगा, है ना, तो इसके अंदर ये छोटे छोटे एटम्स जो हैं आकर के ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे इंटरस्टिशियल यानी कि इंटर यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ के अंदर, और इंटरस्टिशियल यानी कि जो जैसे इस मेटल के अंदर ये है, मान लो इसे इस तरीके से, यहाँ पे छोटे छोटे स्पेस प्रेजेंट है। तो इन छोटे छोटे स्पेस के अंदर वाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं एक्चुअली में, तो इन वाइट्स के अंदर क्या होते हैं, ये एटम्स एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये एटम्स के एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। अब ये जो हमारे इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड है क्या, कि मेटल की लैटिस जो है उसके अंदर जो वाइट्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर हमारे ये स्मॉल एटम्स हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इस तरीके के ट्रैप हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लो कि ये हमारे जो इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड होते हैं ये हार्ड होते हैं एंड रिजिड। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पर जैसे ही ये हमारे किसी भी मेटल के अंदर ये एटम एंटर करते हैं तो ये उसके केमिकल बिहेवियर को इफेक्ट नहीं करते। तो ऐसे लिख लो, चलो, डू नॉट अल्टर केमिकल बिहेवियर ऑफ इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड। यानी कि ये हमारे जो है केमिकल बिहेवियर ऑफ इंटरस्टिशियल, मतलब इसे ध्यान से समझो। देखो, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये क्या किया, ये हमारा ट्रांजिशन मेटल के अंदर एंटर कर गया, पर ये हमारी उस ट्रांजिशन मेटल की केमिकल बिहेवियर को अल्टर नहीं करता। तो डू नॉट अल्टर द केमिकल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नोट करना है कि ट्रांजिशन मेटल जिसके अंदर ये एंटर करे हैं उनकी केमिकल बिहेवियर को ये अफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये हमारी इनकी जो डेंसिटी है हार्ड, मतलब ये हार्ड इन नेचर होते हैं अच्छी खासी, ये यहाँ पे हार्डनेस शो करते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि जो स्पेस बचा था वो हमारे इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड ने ले लिया। तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, हार्ड इन नेचर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। केमिकली इनर्ट होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख लेना, इसे इनर्ट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं और अच्छे कंडक्टर होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये आपका इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड के बारे में हो गया। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है छोटी सी, दैट इज़ अलॉय फॉर्मेशन। यानी कि ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये हमारे क्या शो करते हैं, अलॉय फॉर्मेशन को भी शो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये जितने भी आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े, क्योंकि यहाँ पर इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अलॉय फॉर्मेशन में हो क्या रहा है, क्योंकि जैसे ये आयरन है हमारा, यहाँ पर ये मैग्नीज़ है, आयरन है, इसके बाद कोबाल्ट है। तो इस तरीके से इस सारी सीरीज़ थी, मैं एक बार लिख देती हूँ दोबारा से वो पूरी सीरीज़। 3D सीरीज़ जो हमारी थी, दैट इज़ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। तो क्योंकि इनका सभी का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा आयरन 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 इस तरीके से आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स है, तो क्योंकि इन सब का साइज़ सिमिलर है, तो कोई भी जिसका साइज़ जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होगा आयरन से, तो वो क्या करता है, इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, अलॉय फॉर्मेशन। तो ये हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये अलॉय फॉर्मेशंस को भी शो करते हैं। ठीक है,
चलो ये हो गया। इसके अलावा हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये ऑक्साइड्स की भी फॉर्मेशंस करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें देखो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आपका जो मेडिकल का सिलेबस है वो भी कम इसके अंदर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऑक्साइड्स से नाम से समझ में आ रहा है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको बस एक टेबल बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से नोट कर लो। ये हमारा मैग्नीज है, ये हमारा एम यहाँ पर क्या है, इट्स, हाँ ये हमारा मैग्नीज से लेकर के यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। एम एन इज मैग्नीज, ठीक है। Mn2O3 हो सकता है, Mn2 Mn3O4। तो यहाँ पे एक Mn, यहाँ पे ऐसे याद करो इसे, देखो यहाँ पे दोनों ही एक एक है, यहाँ पे ये 2 है, फिर यहाँ पे ये 3 हो गया और ये हम एक एक नंबर में बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा MnO2 हो सकता है या फिर Mn2O7 हो सकता है, ठीक है। इसे क्लियर हो रहा है ना, ये Mn2O7 है। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डिफरेंट तरीके के इस तरीके से ऑक्साइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो वो ऑक्साइड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, ठीक है, तो उनको हमारे कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो जिसकी यहाँ पर इसकी ये है जो हमारा ऑक्साइड है, इसमें इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। तो जिनकी ऑक्सीडेशन, अब आप इसे नोट कर लो हाईलाइटेड करके कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की कम है इन ऑक्साइड्स तो वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। और अगर हाई है, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास Mn2O7, तो यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। तो ये हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो एसिडिक होंगे और कम है ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो बेसिक इन नेचर होंगे। बाकी ये वाले जो हैं हमारे, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा, जो एसिड और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। इसे हम हटाते हैं यहाँ से। इसके अलावा हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। हैलाइड्स की भी, ऑक्साइड्स हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से ये हैलाइड्स और सल्फाइड्स भी फॉर्म करते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स, बस ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब इसके अलावा यहाँ तक जितना मैं आपको पढ़ा सकती थी वो मैंने आपको सारा कवर करा दिया है। मैंने पूरा अपनी तरफ से ट्राई किया है कि आपका मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई बुक है तो आप वहाँ से भी प्रेफर कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। बाकी आप यहाँ से इससे पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं दैट मीन्स आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है ना। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तो कवर हो ही गए हैं, बाकी 1-2 टॉपिक्स रह गए होंगे तो उसे आप कमेंट में करके बता सकते हो। वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करा दूंगी। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि स्किप हुआ है, तो मुझे तो जितने ध्यान में आए थे मैंने ख़त्म करा दिए हैं, तो उसे आप कमेंट कर देना, वो मैं वहाँ पर फिर दोबारा से एक अलग से वीडियो बना करके सारे जो भी स्किप हुए होंगे टॉपिक्स तो उन्हें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे मेटल्स मिलकर के वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड्स बना रहे थे, इसी तरीके से हेलोजेंस के साथ मिलकर के ये क्या बनाते हैं, हैलाइड्स। और सल्फर के साथ क्या मिलकर के बनाएंगे, और सी बात है सल्फाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो पढ़ने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे हमारे पास आयरन है, हेलोजन है, तो यहाँ पे आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही होंगे। तो ये जो हमारा आयरन, सॉरी ये फ्लोरीन है, आयरन हमारा क्या है, Fe, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्लोरीन है ये हमारे कैसे हैलाइड्स बनाता है, आयनिक हैलाइड्स बनाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है, अभी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा फ्लोरीन आयनिक हैलाइड्स बनाता है और ये जितने भी हैं ये हमारे जनरली कोवलेंस हैलाइड्स को फॉर्म करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, जैसे ये है कॉपर F2, आपसे वो पूछ ले कि इसका नेचर कैसा होगा, ये आयनिक है, कोवलेंट है, किस टाइप का है। तो ये हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन है तो ये हमारा क्या है, आयनिक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें CuCl2 की, तो ये कैसा है हमारा, कोवलेंट। CuBr2 है तो वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, कोवलेंट। तो ये मेरे को आपको बस जनरल आइडिया देना था, वो मैंने आपको दे दिया। इसके बाद अगर आप बात करें सल्फाइड की, तो यहाँ पे इसे मान लो ये हमारे पास आयरन है, ठीक है, प्लस सल्फर। तो ये हीट हमने इसे किया तो ये क्या बना लेता है, FeS, यानी कि मेटल के सल्फाइड्स की फॉर्मेशंस होती है। और ये जो सल्फाइड्स हैं इनमें आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ये वाटर इनसोल्युबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि आपके सल्फाइड्स जो हैं ट्रांजिशन मेटल्स के वो वाटर सोल्युबल हैं, इनसोल्युबल हैं, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट है देखो मैं यहाँ पे आपको कवर करा ही रही हूँ। तो ये हमारे क्या हैं, वाटर इनसोल्युबल हैं। इसके अलावा हमारे जो ट्रांजिशन मेटल्स के सल्फाइड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, या तो कलर्ड होंगे या फिर वो कैसे होंगे, ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारे, इसके अलावा तो आपको इसमें
मैंने सारी ये टॉपिक्स कवर करा ही दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे हम एंड करते हैं इस वाली वीडियो को। तो ये आपका पूरा डी ब्लॉक जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया है, बस आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट बचा है। तो वो एक वीडियो में और फॉर्म करूँगी जिसके अंदर आपका सारा एफ ब्लॉक एक ही वीडियो के अंदर आ जाएगा। डी ब्लॉक थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैंने 3 पार्ट्स के अंदर इसे ख़त्म कर दिया है, और एफ ब्लॉक तो आपका एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और मेरी ये एफर्ट्स सही लग रहे हैं और टीचिंग आपको मेरी सही लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट आपको सारी वीडियोस जैसे जैसे मैं अपलोड करूँगी वो अवेलेबल होती रहेंगी टाइम टू टाइम, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड टिल दैट आप स्टडी करो एंड बाय बाय।